नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम उस चीज़ को जो पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन जो पढ़ रहे हैं, शंकु परिच्छेद जो पढ़ रहे हैं, उस शंकु परिच्छेद को अब आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने बता दिया कि एक व्यापक द्विघात समीकरण जो होती है वो आपकी शंकु परिच्छेद को निरूपित करती है। शंकु परिच्छेद का मतलब है आपकी ये आकृतियां, कौन, बिंदु, सररेखा, युग्म, दिग्वर्त, वर्त, परवलय, अतिपरवलय, ये जो 7 आकृति है उससे आपकी ये 7 आकृतियां बनती है, जिसे शंकु एक शब्द में एक साथ बोले तो शंकु परिच्छेद बोलते हैं। यानी व्यापक द्विघात समीकरण एक शंकु परिच्छेद को व्यक्त करते। शंकु परिच्छेद शब्द को भी हमने छोटा कर लिया, बोला शंकु। क्या बोला? शंकु। तो द्वितीय कोटि की कोई भी व्यापक रेखिका का समीकरण अगर व्यापक समीकरण हम ले तो क्या बनेगी? शंकु बनेगी। अब क्वेश्चन ये है, नेचर ऑफ द कोनिक, शंकु की प्रकृति क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? इतना तो पता चल गया कि हर द्विघात समीकरण जो है वो एक शंकु है, लेकिन शंकु में भी क्या है? शंकु की प्रकृति, ये पता करने की कोशिश करेंगे। शंकु की नेचर ऑफ द कोनिक। आइए देखिए, सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दी गई है उस समीकरण की इससे तुलना कीजिएगा। इस व्यापक समीकरण से आप तुलना कीजिए, 2fy, इससे तुलना करना है। कैसे तुलना करना है? सिंपल, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप a बोलेंगे, जो एक्स वाई का गुणांक आएगा उसको 2h के बराबर रखेंगे और h का मान निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर का जो गुणांक है उसको b के बराबर कहेंगे। एक्स का जो गुणांक है उसको 2g के बराबर रखेंगे, इससे g निकल जाएगा, फिर f निकल जाएगा, फिर c निकल जाएगा। घबराइए मत, अभी मैं आपको निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। यहाँ तक आ गया। इससे आपको जो 6 मान है वो अलग अलग कर लेने हैं। a पता कर लेना है, h पता कर लेना है, b पता कर लेना है, g पता कर लेना है, f पता कर लेना है और C पता कर लेना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। ये होने के बाद में आपको एक डेल्टा निकालना है, और कैसे निकालना है? इस फॉर्मूले द्वारा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए और डेल्टा का मान निकाल लीजिए। अच्छा, वो आप कहें सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे कैसे याद रहेगा? देखिए, 2-3 बार काम में लेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 बार आप सवाल निकालेंगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो अभी भी याद नहीं रहेगा, तो लीजिए, एक दूसरा तरीका भी है, आप इस सारणी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ABC विकर्ण बनाइए ABC का, ठीक है। फिर आपका जो लाइन में आए हैं, देखिए H पहले आया है, फिर G आया, फिर F आया, H G F, तो इनको क्रम से यहाँ लिखे। ध्यान दीजिए कहाँ लिख रहा हूँ, पहले H G लिख दिया। अब सेम इनको कॉपी करके जस्ट इनके सामने वाली जगह पे रख दीजिए, H G, और इस सारणिक को बंद कर दीजिए। इस सारणिक से ही बिल्कुल यही आएगा, आप खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा। तो ये आप आराम से इसको बना सकते हैं। विकर्ण क्या बनाना है बताया मैंने, ABC से आपको विकर्ण बनाना है। जो भी आपके ABC के मान हो उनको विकर्ण में डाल दीजिएगा और H G F इस तरीके से लिखिएगा, फिर उन्हीं चीज़ों को यहाँ उतार दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा बन जाएगा। तो डेल्टा, अच्छा डेल्टा क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन है डेल्टा क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, डेल्टा का जो भी मान आएगा वो डिसाइड करेगा, डेल्टा जो भी आएगा वो डिसाइड करेगा। हम 2 चीज़ें देखेंगे डेल्टा में, हम ये नहीं देखेंगे कि कितना आया, हम ये देखेंगे 0 आया या नहीं आया, डेल्टा 0 है या डेल्टा 0 नहीं है, बस हम सिर्फ ये देखेंगे डेल्टा 0 है या नहीं है। माइनस है, प्लस है, कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट है 0 है, 0 नहीं है। 0 है, अगर 0 है, जवाब है यस, हाँ जी 0 है। तो डेल्टा के 2 मानों पे फोकस करिए, या तो 0 आएगा या फिर 0 नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसके अलावा तो कुछ और आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ही तो आएगा। कोई नंबर आएगा तो नंबर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या नहीं होगा। नहीं होगा में माइनस आए प्लस आए में कोई टेंशन नहीं है, बस 0 है या नहीं है, हाँ या ना बोलिए। 0 है तो इधर लो, इधर आ जाइए, 0 नहीं है तो उधर चले जाइए। इसको आप कह सकते हैं क्लास 1, आपकी मर्जी, अब जो चाहे नाम दीजिए। मैं इनको क्लास 1 क्लास 2 बोलता हूँ। अगर डेल्टा का मान 0 है तो क्लास 1 का सदस्य है, ये आपका जो समीकरण है क्लास 1 बनाएगा। क्लास 1 में क्या आएगा? रेखा युग्म। क्लास 1 में क्या आएगा? रेखा युग्म। मतलब ये जो समीकरण है इससे 2 रेखाएं बनेगी, 2 रेखाएं बनेगी। अगर डेल्टा का मान 0 है तो आपका जो व्यापक समीकरण है, ये जो आपका व्यापक समीकरण है, ये जो व्यापक समीकरण है ये क्या बनाएगा? ये 2 रेखाएं बनाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था रेखा और बिंदु वो कहाँ है?
आइए पहले उनकी भी याद दिला देता हूँ। बिंदु कहाँ गया? बिंदु का कोई समीकरण नहीं होता, बिंदु का कोई समीकरण नहीं होता, बिंदु का निर्देशांक होता है। बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक। बिंदु का कोई समीकरण नहीं होता, बिंदु का क्या होता है? बिंदु का निर्देशांक होता है। समीकरण किसका होता है? वक्र का। वक्र के निर्देशांक नहीं होते, वक्र का समीकरण होता है। हाँ, समीकरण में बिंदु होते हैं तो उनके निर्देशांक होते हैं। समीकरण के बिंदुओं के निर्देशांक बोलते हैं आप। वक्र जो होता है, जो कर्व होता है, जो चित्र आप बनाते हैं आड़ा टेढ़ा, जो भी चाहे कोई भी बना, चाहे रेखा बने, वर्त बने, दिग्वृत्त बने, वो एक वक्र हो गया। उस वक्र पे बिंदुओं से मिलके वो बना है। हर बिंदु का निर्देशांक होता है। तो बिंदु के पास क्या होता है? समीकरण नहीं होता, बिंदु का होता है निर्देशांक। इसलिए बिंदु रेस से बाहर हो गया। अच्छा, फिर रेखा युग्म। रेखा युग्म का मतलब दो रेखाएं। तो रेखा कहाँ चली गई? रेखा कहीं नहीं गई। अगर आपने मान लीजिए दो रेखाएं निकाली और दोनों सेम आ गई तो है तो दो, लेकिन गिनी एक जाएगी। तो इस रेखा युग्म, उसे रेखा युग्म ही बोलते हैं। रेखा युग्म में क्या होता है? कई बार दोनों समीकरण सेम आ जाते हैं, दोनों समीकरण सेम आ जाते हैं तो वो रेखा कहलाती है। अलग लगाते हैं तो कहते हैं दो रेखाएं हैं। बात पकड़ रहे हैं आप? बात समझ पा रहे हैं? रेखा युग्म ही कहलाता है बेटा अगर दोनों रेखाएं सेम आ गई। समीकरण एग्जाम्पल समझा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो आपको। जैसे ये देखिए, आपने अपने समीकरण को लिया और समीकरण से मान लीजिए ये आ गया x + y + 1 और x + y + 1। इसके गुणनखंड किए आपने समीकरण के, किसके? आपके जो व्यापक द्विघात समीकरण है इसके टुकड़े किए, इसके और इसके टुकड़े ये आ गए। अब पहली बात, टुकड़े होंगे? हाँ, अगर डेल्टा का मान 0 है तो निश्चित तौर पर आपके समीकरण के दो टुकड़े होंगे, दो गुणनखंड होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन शर्त डेल्टा 0 है। अगर, रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए बात को, अगर डेल्टा का मान 0 है, अगर डेल्टा का मान 0 है तो आपके समीकरण के जो व्यापक द्विघात समीकरण है उसके दो टुकड़े होंगे, चाहे दोनों सेम हो चाहे अलग हो। अब दोनों सेम हुए तो आप क्या दो रेखाएं बोलेंगे इसे? हाँ, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल बोलेंगे दो रेखाएं, लेकिन क्या ये सही में दो रेखाएं हैं? तो जवाब है नहीं सर, दो तो है लेकिन सही में दो नहीं है, एक ही है। तो उसको क्या कहना चाहिए? रेखा युग्म या रेखा? तो आप रेखा। अब कहेंगे सर हाँ रेखा युग्म है लेकिन है रेखा। रेखा युग्म है क्योंकि दो रेखाएं हैं लेकिन दोनों सेम है, इसलिए समपाती रेखाएं बोल दीजिए। अगर आपको बोलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो समपाती रेखा बोल दीजिए। समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जैसे ये रेखा इसी रेखा के ऊपर ये रेखा, इसे कहते हैं समपाती। तो दोनों एक ही हो गई, है तो दो लेकिन है एक, ठीक है। हाँ, या फिर अलग अलग आ गई, या फिर अलग अलग आ गई। एक अलग रेखा x + y + 1 और दूसरी आ गई x + y + मान लीजिए कुछ और भी आ गई, 2 आ गई या 3 आ गई, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। ये होगी, ये दो रेखाएं। तो समझ गए? तो रेखा युग्म क्यों बोल रहे हैं? रेखा युग्म में ही रेखा भी आती है, दो रेखाएं भी आती हैं। तो वो दोनों सेम आ जाती है तो रेखा बोल देते हैं, अलग अलग आ जाते हैं रेखा युग्म बोल देते हैं। वो जो सेम आई थी वो भी एक नहीं आई थी, वो भी दो आती है, ठीक है ना। तो रेखा युग्म में ही वो सब कुछ आ गया। तो बिंदु बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिंदु का कोई समीकरण नहीं होता, तो बिंदु रेस से बाहर। रेखा, रेखा युग्म में आगे दोनों सेम आ जाएंगे तो रेखा बोल देंगे, अलग अलग आ जाएगी तो कह देंगे दो रेखाएं हैं। बात खत्म? क्लियर? चलिए, हाँ यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो जो दो रेखाएं हैं अगर उनके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी और चाहते हैं कि सर वो जो रेखाएं हैं वो लंबवत है, समानांतर है, अगर आपको ये पता करना है कि उनके बीच का कोण कितना है, अगर ये पता करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला है कोण निकालने का। अगर आप चाहते हैं उन रेखाओं के बीच के कोण को जानना तो फॉर्मूला है tan θ = 2 √h² - AB / a + b। इस तरीके से आप उनके बीच का कोण पता कर सकते हैं, उन दो रेखाओं के बीच का। और नहीं तो आप दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात ही कर लेंगे, उससे कोण अपने आप निकल जाएगा। और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, निकालना चाहे तो, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए वापस दूसरी क्लास पे आते हैं, सेकंड क्लास पे। सेकंड क्लास में है आपका दिग्वृत्त, परवलय, अति परवलय। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे फिर आप वर्त को खा गए, वर्त कहाँ है सर? तो बेटा वर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं? क्योंकि दिग्वृत्त ही वर्त होता है, दिग्वृत्त ही वर्त होता है। क्यों? अगर ऐसा कोई दिग्वृत्त लें जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, मतलब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष बराबर हो, तो उसको वो दिग्वृत्त क्या बन जाता है? वर्त। तो घन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, घना पढ़िए, घना पढ़िए, घना भी घन होता है। जब आप कमरा बना रहे हो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है तो वो घनाभ से घन बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो घनाभ नहीं है, तब भी वो घनाभ ही है। अगर बराबर है तब भी घनाभ है, बराबर नहीं है तब भी घनाभ है, लेकिन तब जब बराबर होता है तो उसको घन बोल देते हैं। सेम वही बात है। तो बेटा वर्त भी एक प्रकार का दिग्वृत्त ही होता है, वर्त भी एक प्रकार का दिग्वृत्त होता है, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर हम उसे पर्टिकुलर वर्त कह देते हैं, ठीक है ना। तो आप तो दिग्वृत्त पढ़ लीजिए, वर्त अपने आप उसमें कवर हो गया। जब आपके
लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बराबर हो जाएंगे तो वो दीर्घवृत्त को आप वर्त कह सकते हैं, वरना दीर्घवृत्त तो वही, और वो वर्त है तब भी वो दीर्घवृत्त है। वर्त जो है वो भी एक प्रकार का दीर्घवृत्त है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, बस। बराबर नहीं है तब भी दीर्घवृत्त है, बराबर है तब भी दीर्घवृत्त है। हाँ, लेकिन जब वो बराबर होता है तो हम उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया हुआ वर्त बोल देते हैं उसे। आगे बात समझ में क्लियर है? पहले इन तीनों का पता करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय क्या है। डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव हो चलेगा, पॉजिटिव हो चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। दीर्घवृत्त की शर्त होगी कि एच स्क्वायर, जो एच है, एच कहाँ से मिलेगा आपको, ये रहा, समीकरण से बताया था, एच निकालिए। एच स्क्वायर का मान अगर छोटा आता है ए बी से तो दीर्घवृत्त है, एच स्क्वायर का मान ए बी से बराबर आता है तो परवलय है। अब ऑब्वियसली बात है, या तो एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, या फिर बराबर आएगा। बड़ा आया तो अतिपरवलय, छोटा आया, एच स्क्वायर अलग निकाल लीजिए, ए बी अलग निकाल लीजिए, देखिए कौन बड़ा है। अगर एच स्क्वायर बड़ा है तो अतिपरवलय, एच स्क्वायर छोटा है दीर्घवृत्त, एच स्क्वायर बराबर है ए बी के, परवलय। हाँ, जैसी कंफर्म हो जाएगी दीर्घवृत्त है तब आप उसको आगे जाके वर्त चेक कर सकते हैं। आगे जाके यदि वृत्त है, यदि वृत्त है तो ए बराबर बी आएगा तथा एच का मान 0 आएगा। अगर ये दीर्घवृत्त जो वर्त है तो एच का मान 0, ए बराबर बी। अगर ये दोनों बातें सत्य है तो वृत्त है, ये दीर्घवृत्त वृत्त है, वरना दीर्घवृत्त तो है ही। सीधी सी बात, दीर्घवृत्त तो है ही भाई, कमरा है वो घनाभ तो है ही। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी तो आप घन भी कह सकते हैं, वरना घनाभ तो घनाभ बोलते रहिए, चलता रहेगा, घनाभ से कोई दिक्कत नहीं, घनाभ तो चलता ही रहेगा। समझ गए? पकड़िए बात को। बात है कि जैसे वॉच है, टाइम तो बता ही रही है, स्मार्ट वॉच क्या करेगी, टाइम तो बताएगी। वॉच तो उसको तब भी कह सकते हैं आप, वॉच तो आप उसको तब भी कह सकते हैं, तो वॉच ही है, बस उसमें और स्मार्टनेस डाल दी तो स्मार्ट वॉच बन गई। तो वही सेम चीज़ है, दीर्घवृत्त तो दीर्घवृत्त ही है। दीर्घवृत्त में दीर्घवृत्त जिसमें अगर लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष नहीं बराबर नहीं आते तब भी है, आते हैं तब भी है, वो तो दीर्घवृत्त तो कहलाएगा। वर्त भी दीर्घवृत्त कहलाएगा, लेकिन जब बराबर हो जाते हैं तो हम उस समय दीर्घवृत्त को वर्त भी बोल सकते हैं, दीर्घवृत्त को व्रत भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसलिए अब हमारे पास 4 आकृतियां हुई, 1 2 3 4। इस तरीके से आप पता कर लेंगे कौन सी आकृति है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी आकृति है। ये लीजिए, ये समीकरण है आपका। सबसे पहले जब भी समीकरण आपको मिले, अपने समीकरण की तुलना उसके जो व्यापक समीकरण है ax² + 2hxy, उसके सामने इस समीकरण को, जो आपका व्यापक समीकरण है, उसको उसके सामने रख दीजिए, एकदम सामू साम, एकदम ठीक सामने रख दीजिए। रख दिया? यहाँ से आप एक एक करके सबको पता करिए। ए कितना है, जो x² का गुणांक है वो a है, तो a बराबर आ गया आपके पास 1। फिर xy का गुणांक है वो 2h है, 2h बराबर हो गया 2, जिससे आपके पास h बराबर आ गया 1। फिर आप b का मान निकाल लीजिए, b का मान आ गया 1, 2g का मान -2, 2f का मान 4, g का मान -1, f का मान 2, c का मान -1 और h का मान 1 आ चुका सारा। अब डेल्टा पे आ जाइए। आप डेल्टा चाहें तो, जैसे मैंने कहा, आप 2 तरीके हैं हमारे पास। मैट्रिक्स आपको सारणिक याद रहती है तो सारणिक से निकाल लीजिए या फॉर्मूले से निकाल लीजिए। मैं ज़्यादातर फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे सारणिक वाला आगे पीछे रह जाता है, कभी कोई f भूल जाता हूँ कि f कहाँ आएगा, कभी g भूल जाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये जो फॉर्मूला है ये बेस्ट है। आपको अगर सारणिक याद रहती है तो सारणिक याद कर लीजिए और उसमें मान रख दीजिए। मेरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई मैं भूल जाता हूँ, ABC तो याद रह जाता है कि हाँ यहाँ आएगा, और यहाँ भूल जाता हूँ कि हाँ H आएगा, G आएगा, F आएगा, ये आगे पीछे हो जाते हैं GHF। तो इसलिए सारणिक वाला कम यूज़ करता हूँ मैं, ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूले में कोई आगे पीछे नहीं होता। तो ABC, A का मान 1, B का मान 1 और C का मान -1, A का मान 1, B का मान 1, C का मान -1 प्लस 2, F का मान कहाँ है भैया, F का मान 2, G का मान -1, H का मान +1, F का मान 2, G का मान -1, H का मान +1, A का मान 1, F का मान 2, 2 का स्क्वायर, B का मान, B कितना है 1, G कितना है -1 का स्क्वायर, C का मान -1, H का मान -1, 4 -4 -1 +1, ये कितना हो गया, 4 4 8 8 और 1 9 और 1 10 प्लस का 1 तो माइनस का 9 हो गया। 0 नहीं है ना, बस बात खत्म।
0 नहीं है इसका मतलब ये सरल रेखा युग्म नहीं है, सरल रेखा युग्म नहीं है, नहीं है इसका मतलब अभी काम बाकी है, अभी ऐसा नहीं काम खत्म हो गया। इस क्लास का सदस्य है, दिग्वर्त परवलय अति परवलय में से कुछ है, क्या है वो अब बताते हैं। अब आप एक साइड में निकालिए h², h कितना है बेटा, h था आपका 1, एक साइड में आप ए बी निकालिए, a कितना है, b कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो ए बी आपके पास आया 1, तो h², 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि h² भी 1 आ रहा है, ए बी भी 1 आ रहा है, तो h² बराबर हुआ ए बी। तो h² बराबर ए बी होने पे क्या आता है, h² बराबर ए बी होने पे क्या मिलता है, परवलय मिलता है। तो ये आकृति क्या है, ये शंकव क्या है, परवलय का है। यह शंकव परवलय को निरूपित करेगा, यानी इसका जब मैं चित्र बनाऊंगा तो परवलय बनेगा। यह शंकव परवलय को व्यक्त करेगा, परवलय को व्यक्त करेगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो समीकरण है इसका आप चित्र बनाएंगे तो वो एक परवलय बनेगा। तो बेटा ये जो द्विघात समीकरण है ये सारे दिखने में एक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये जो तरीका है ये अपनाते हैं, आपको बिना चित्र बनाए ही पता चल जाता है कि क्या बनने वाला है। मैंने पहले समझाया कि एक व्यापक द्विघात समीकरण इन चीज़ों को सबको बनाता है, लेकिन इनमें से क्या इस समीकरण, जो एक पर्टिकुलर समीकरण जब मान रखे हुए हों तो ये समीकरण किसको दर्शाएगा, बिना चित्र बनाए अगर पता करना हो तो कैसे पता चलेगा। तो ये है ये तरीका, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आकृति कैसे बनाएगी। तो अब मैंने आपको दिखा दिया, इसको सॉल्व किया और ये कंफर्म कर रहा है कि ये परवलय है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ने बता तो दिया, लेकिन क्या पता सर सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, कहीं सर ने बेवकूफ़ बना रहे हो, सर ने इसको इसे कह दिया परवलय बन गया और हमने मान लिया। ना ना, मानना तो कुछ है ही नहीं। चलिए प्रूफ कर देता हूँ। समीकरण देख लीजिए, x² 2xy + y² - 2x + 4y - 1 है। आपको दिखाता हूँ कि परवलय बनेगा नहीं बनेगा, सॉफ्टवेयर में इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले बेटा समीकरण देख लीजिए, वही है x² + 2xy + y² - 2x + 4y - 1, समीकरण वही है। अब परवलय को देख लीजिए, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। दिख रहे, मुंह देखे कहीं और ही जा रहा है इस बार, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो y² बराबर 4x होते हैं वो क्लियर है, वो इधर से ऐसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, लेकिन ये वो परवलय हैं जो किधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, होंगे परवलय, ये कन्फर्म है होंगे परवलय, लेकिन इनका मुंह किधर भी हो सकता है, किस तरफ भी जा सकते हैं। ये इनकी जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म होने का मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया, भाई जहाँ जाना है वहाँ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई बात समझे। तो अब तो गलत नहीं बोला मैंने, दिखाया चित्र आपको, समीकरण दिखाया, चित्र बनाया तो परवलय बना नहीं बना, बस यही बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये तो पहचान करना आ गया होगा कि कैसे पता चलेगी कि कौन सी आकृति है। तो ये जो तरीका बताया इस तरीके को अपनाइए और अपनी आकृति तक पहुंच जाइए कि कौन सी आकृति है। यहाँ तक हमने ये तो क्लियर हो गया कि क्लास 2 वाला तो क्लियर हो गया। अभी एक एग्जाम्पल क्लास 1 का और ले लेते हैं ताकि आपको क्लास 1 भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्लास 1 पे और आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 1 का। ये एग्जाम्पल देखिए, समीकरण है x², देखिए थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको, x² + 2xy + y² + 2x + 2y - 1 = 0। ये आपका समीकरण है और आपका जो मेन समीकरण है उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। मेन समीकरण क्या होता है आपका, ax² + b2hxy xy + by² + 2gx + 2fy + c। थोड़ा सा मिट गया, a का मान 1 हो गया, 2h का मान 2 हो गया, h का मान 1 आ गया, b का मान 1 हो गया, 2g बराबर 2 हो गया तो g बराबर 1 आ गया, 2f बराबर 2 तो f 1 हो गया, c बराबर -1 हो गया। डेल्टा का मान निकाल लें, डेल्टा का मान इसमें रख दीजिए। तो ABC, a का मान 1, b का मान 1, c का मान -1, 2fgh -af² -bg² -ch², जो जो मान था वो उसमें डालते गए। c का मान -1, h का मान 1, ये डाल दिया, -1 सॉल्व किया और ये 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये भाई पहले वाला है। पहले वाला मतलब बिंदु, रेखा, रेखा युग्म है। बिंदु को तो आप काट ही सकते हैं कि बिंदु तो नहीं है, खत्म, बिंदु तो नहीं है, क्योंकि बिंदु का कोई समीकरण ही नहीं होता। तो ये तो समीकरण है, अरे बिंदु तो नहीं हो सकता, बात खत्म। रेखा और रेखा युग्म बचा आपके पास। देखिए यहाँ तक कंफर्म हो गया कि रेखा युग्म है। अब रेखा युग्म में भी एक रेखा बनेगी कि 2 बनेगी, दोनों सेम आ गई तो 1 बनेगी, सेम नहीं आई तो 2 बनेगी। तो ये पता कैसे हो, ये पता करने के लिए आपको उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करेंगे 2 रेखाओं में टूटेगा, कंफर्म टूटेगा। यहाँ पे गांठ बांध देता हूँ, अगर डेल्टा का मान 0 है तो आपका द्विघात समीकरण 2 अलग अलग रेखाओं में जरूर 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 टूटेगा, वरना डेल्टा का मान 0 नहीं। अगर नहीं टूट रहा हो तो समझ जाइए कि आपने डेल्टा गलत निकाला है। अगर डेल्टा का मान 0 आया है तो इसका मतलब है आपका जो द्विघात समीकरण है, जो भी ये समीकरण है, ये निश्चित तौर पे 2 रेखाओं में टूटेगा। लिख दूं क्या ये बात, आपको लिख देता हूँ कहीं भूल चूक नहीं हो जाए। यदि डेल्टा 0 है,
डेल्टा 0 है तो इससे दो रेखाओं के समीकरण प्राप्त होंगे, दो रेखाओं के समीकरण प्राप्त होंगे, चाहे वो सेम आए चाहे वो अलग आए। ये एक अलग बात है, ये हो सकता है कि सेम आ गए, हो सकता है अलग अलग आ गए, ये तो होना है, लेकिन दो रेखाएं ना बने ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब इतने बड़े समीकरण के टुकड़े कैसे करें भाई? ऐसे टुकड़े तो कभी किए नहीं हमने, ऐसे गुणनखंड किए नहीं। गुणनखंड हमने जो किए हैं वो द्विघात समीकरण के नॉर्मल, खाली एक एक्स की द्विघात समीकरण जो होती है उसके टुकड़े करने आते हैं हमें। इतने बड़े समीकरण के टुकड़े करना तो हमारे लिए तो पेचीदा है, लेकिन हो जाएंगे, चिंता मत करिए। इसको जब आप ये लीजिए, इतने समीकरण को ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का पद, एक्स वाई का पद और वाई स्क्वायर का पद, सिर्फ इतने पद को आप एक बार ले लीजिए, इतने पद को लेके टुकड़े कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, आराम से हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, साफ दिख रहा है। और कई बार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ और भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले वाले 3 पदों के गुणनखंड कर लीजिए, आप पहले 3 पदों के गुणनखंड कर लीजिए, जो बड़े ही आराम से हो जाएंगे, बड़े ही आराम से, सिंपल तरीके से, वैसे जैसे आप द्विघात समीकरण करते हैं ना, वैसे आराम से टुकड़े हो जाएंगे, हो गए। लेकिन अब ये जो गुणनखंड आए हैं ये तो इतने से क्या आए हैं, वापस अगर खोलूंगा तो ये वापस आ जाएगा, वापस खोलूंगा तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन इतने ही समीकरण वापस आएगा। इस समीकरण के ये गुणनखंड है, इन गुणनखंडों की ये समीकरण है, ये जो बच गए इनका क्या, तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि अगर इस पहले वाले समीकरण में a जोड़ दें और दूसरे वाले में b जोड़ दें तो ये जो गुणनखंड है ये पूरे समीकरण के गुणनखंड बन जाते हैं, माना ऐसा हो जाता है। अभी देखेंगे a और b का मान क्या है, लेकिन गणित तो वैसे भी मानकर ही पता किया जाता है कि क्या निकालना है। तो माना कि अगर इसमें a जोड़ ले, इसमें b जोड़ ले, और ये गुणनखंड जो नए गुणनखंड बने, ये गुणनखंड पूरे समीकरण के हो। इतने गुणनखंड तो इतने से समीकरण के थे, a और b को जोड़ने के बाद जो गुणनखंड बने वो पूरे समीकरण के बने, तो a और b जोड़ दिया, अब पूरे समीकरण आ जाएगा, बराबर में रख लिया पूरा समीकरण। काटना वाटना कुछ नहीं है आपको। आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि ये जो गुणनखंड अब नए बने हैं ये आपके पूरे समीकरण के, इसका मतलब इनको अब ये जो दोनों है इन दोनों की गुणा करने पर आपको पूरा समीकरण मिलेगा, तो बराबर में पूरा समीकरण निकलिए। ब्रैकेट्स खोल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, बी एक्स, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, बी वाई, ए एक्स, ए वाई, ए बी, सारे खोलिए, बराबर में। काटना मना है, काटी वाटेगा मत एक बार, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का पद को लिखिए, फिर एक्स वाई, दो एक्स वाई, वाई स्क्वायर का एक पद, एक्स के पद कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, बी प्लस ए आ गया। फिर वाई कॉमन ले लीजिए इनमें से, बी प्लस ए वाई आ गया। फिर उसके बाद में आप अचर पद ले लीजिए जो कि ए बी है, बराबर में जो चल रहा है उसको बराबर में रहने दीजिए। शुरुआत के 3 पद तो आपके इधर और इधर दोनों साइड सेम आएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है, हो नहीं है। फिर एक्स के गुणांक की तुलना करने पर बी प्लस ए बराबर 2, वाई के गुणांक की तुलना करने पर बी प्लस ए बराबर 2, सेम आए, कोई बात नहीं, डरिए मत। अचर पद की तुलना करने पर ए बी बराबर -1, ए बी बराबर -1। इस तरीके से आपको 3 समीकरण मिल जाएंगे, 3 में से 2 तो सेम है, तो इन 2 में से कोई एक ले लीजिए और ये तीसरी ले लीजिए। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है, तो आराम से तो नहीं निकल सकता। अगर निकल सकता है तो सोचिए, ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पे 2 आता और गुणा करने पे -1 आता हो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इजीली नंबर है भी नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से a का मान, b का मान निकाल लीजिए, b बराबर आ गया 2 - a, ये b का मान यहाँ रख दीजिए, b का मान रख देंगे तो सब कुछ a में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट खोलिए, सारे पदों को एक तरफ कीजिए, सीधेधाराचार्य लगाइए, सीधेधाराचार्य लगाया और a का मान निकाल लिया, 2 कट गया, a का मान आ गया। a का मान आने, इनमें से प्लस या माइनस में कोई भी एक ले लीजिए, a ले लिया, a का मान रख के b निकाल लीजिए, b कितना है 2 - a का मान रखा, सॉल्व किया, b का मान आ गया। अब आपके पास a भी है, ये रहा, और आपके पास b भी है, दोनों हो गए, a और b दोनों हो गए आपके पास। a की जगह a का मान रख दीजिए और b की जगह b का मान रख दीजिए। ये देखिए पहले समीकरण में यहाँ a था, ये रहा a, यहाँ पे a का मान रख दीजिए और यहाँ पे आपका b का मान रख दीजिए। ये आपके 2 समीकरण बन गए, 2 रेखाओं के समीकरण हो गए। ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा, दोनों अलग अलग आ रहे, इसका मतलब 2 रेखाएं बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही रेखाएं अलग अलग बनी है, ये रेखा एकदम अलग है, ये रेखा अलग है। सेम बन जाती है तो हम कहते हैं रेखा बनी है, अलग अलग बनी तो कहते हैं 2 रेखाएं अलग अलग बनी है ना। तो देखिए बनता तो रेखा युग में है, दोनों सेम बन सकती है, दोनों अलग अलग बन सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन याद रखिए जब डेल्टा का मान 0 आएगा तो निश्चित तौर पे उस समीकरण के 2 टुकड़े होंगे, 2 रेखाएं आपको अलग अलग मिलेगी। आगे बात समझे। अब दोनों ही तरीके समझा दिए मैंने, डेल्टा 0 है उसको भी समझा दिया, डेल्टा 0 नहीं है तब भी समझा दिया, इस तरीके से आपको। अच्छा चित्र में और कन्फर्म करा देता हूँ कि ये देखिए 2 रेखाएं कैसे बनेगी, चित्र बना के और दिखा देता हूँ आपको। इस बार समीकरण क्या था, x² + 2xy + y² 2x + 2y - 1। देखिए
चलिए देखिए बेटा, पिछली बार आपको एक ये देखिए, पिछली बार परवलय बना था, डेल्टा जीरो नहीं आया था, इस बार डेल्टा जीरो आया। समीकरण ये देख लीजिए, वही समीकरण है जो मैंने सॉल्व करवाई है। इस बार दो रेखाएं बन रही है, दो ब्लू वाली दिख रही है आपको, ये दो रेखाएं बन रही है। पिछली बार परवलय, देखिए समीकरण काफ़ी सेम है, काफ़ी सेम है। कोई नॉर्मल आदमी तो अंतर नहीं कर पाएगा, उसे ये लगेगा अच्छा ये परवलय बन रहा है तो ये भी परवलय बनेगा। लेकिन हमें पता है ये जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है ये दिखती एक जैसी है, लेकिन एक जैसी दिखने के बावजूद भी ये कभी परवलय बनाती है, कभी वर्त बनाती है, कभी दिग्वर्त बनाती है, कभी अति परवलय बनाती है, कभी रेखा युग्म बनाती है, और मैं आपको दिखा चुका हूँ। और कैसे पता चलेगा कि क्या बनाएगी, वो बताई दिया। डेल्टा, सबसे पहला सूत्रधार डेल्टा होगा, और डेल्टा के बाद में फिर दिग्वर्त अति परवलय के लिए अलग अलग शर्तें हैं, उनके आधार पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो थ्योरी है ये तो समझ में आ गई होगी कि द्विघात समीकरण कैसे चित्र बनाती है और क्या बनाएगी ये बिना चित्र बनाए। तो देखिए अब तो चित्र बन रहे हैं, बिना चित्र बनाए मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बनने वाला है, तो उसका तरीका आपके पास अब है। तो ये बेटा सार है इसका, डेल्टा का मान निकालिए। डेल्टा जीरो है तो रेखा युग्म, डेल्टा जीरो नहीं है तो दिग्वर्त परवलय अति परवलय। फिर दिग्वर्त बनता है तो दिग्वर्त को आगे बढ़ा के आप चेक कर सकते हैं कहीं वो वर्त तो नहीं है या केवल ही दिग्वर्ती है, ठीक है। रेखा युग्म, रेखा युग्म जब आप बन जाए तो दो टुकड़े करके पता कर लीजिए कि दो रेखाएं सेम है या अलग अलग है, बात खत्म। तो इस तरीके से आपका सवाल पूरा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा, सारी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।